हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान हानमिशांग के साथ बैटल करने के दौरान हानमिशांग ने अपने नायर्टी डिवाउरिंग फ्लेम सीड को खुद को कटवाकर अपना ऑरा उसे दे दिया होता है, जिसके वजह से वो अब एक ह्यूमन फेस का रूप लेकर शोयान के जान के पीछे पड़ जाता है। लेकिन ये चीज को देखकर हमारा लिटिली को काफी गुस्सा आता है। आखिर एक चुंदू पुंदू सा फ्लेम सीड उस जैसे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को कैसे डरा सकता है भला, जिसके चलते अब लिटिली उस नायर्टी डिवायरिंग फ्लेम सीड को चाटा घुसा मुक्का सब मार के एंड में उसे खा जाता है। ये देखकर हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है, खास करके हॉलिप सोल के बंदे हानमू और हान जियानमू के साथ स्काई मेंशन अलायंस अपने फ्लेम सीड को बचाने के लिए शोयान के पीछे जैसे ही पड़ता है, स्काई मेंशन अलायंस के बाकी के बंदे उनको रोक लेते हैं। इनफैक्ट पिल्टावर के लिटिल एंसेस्टर कहते हैं, क्या तुम खुद अपने रूल्स को तोड़ना चाहते हो? और ये सुनकर हॉलिप सोल के बंदे अपने पाव को पीछे लेते हैं। अब इधर हानमिशांग अपने फ्लेम सीड को बचाने के लिए शोयान के साथ गंदे तरीके से लड़ने लगता है, लेकिन एंड में वो हार जाता है और उसका मौत हो जाता है। ये देखकर हानमिशांग का डेड बॉडी को लेकर उसके बिखरे हुए सोल को इकट्ठा करके शोयान को धमकी देते हुए फॉलन माउंटेन रेंज से अपने पूरे टोली को लेकर गायब हो जाता है। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू द हेवन का आगे का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब इधर हान क्लान के बंदों को यहाँ से जाते हुए देख शोयान मायूस होकर कहता है, अनफॉर्चुनेटली मैं हॉलिप सोल की चीफ के सोल को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, क्योंकि जैसी हान क्लान की एबिलिटीज है, हॉलिप सोल की चीफ को रिवाइव करना उनके लिए कोई बड़ी काम नहीं है। ये सुनकर पिल्टावर के एंसेस्टर शोयान के सामने प्रेजेंट होकर बोलते हैं लगता है तुम कुछ ज्यादा ही लालची हो रहे हो, और वैसे भी हान क्लान के बंदों के साथ डील करना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। और वैसे भी इससे पहले मैं कभी बिलीव नहीं करता था कि ये हान क्लान को कोई भी डील कर सकता है, लेकिन अभी मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा विश्वास होने लगा है। और जिस काम को पहले साउजवान कंप्लीट नहीं कर पाए, लगता है उन्हीं के क्लान का डिसेंडेंट वो जरूर करके दिखाएगा। और वैसे भी हॉलिप सोल एक ऐसा फ्रैक्शन है जो कि 100 सालों से सेंट्रल फ्लेस का ओवरलॉर्ड बन के रहा है, लेकिन उसको फाइनली अब एक ऐसा पावरफुल फ्रैक्शन मिल चुका है जो कि इसके घमंड को तोड़ने के काबिल हो। और सामने स्काई मेंशन अलायंस एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर सेंट्रल फ्लेस के कुछ फ्रैक्शंस मिले हुए हैं, और जिसके बारे में कुछ टाइम पहले ओल्डर जेनरेशन के एक्सपर्ट्स कुछ खास सोचते नहीं थे, वो अभी के लिए शॉकिंग स्पीड से राइज हो रहा है। और तो और स्काई मेंशन अलायंस के अंदर जितने भी पीक एक्सपर्ट्स हैं, जिसके वजह से कई सारे पुराने फ्रैक्शंस के इंडिविजुअल्स को शर्माने लगती है, क्योंकि एक दाओशेंग क्लास का एक्सपर्ट जो कि ये अलायंस को गार्ड करता था, और वहीं पर स्काई मेंशन अलायंस के पास इससे 10 दाओशेंग एक्सपर्ट हैं। और ये दाओशेंग के 10 मेंबर की बात सुनकर सेंट्रल फ्लेस के सारे बंदे जान जाते हैं अब तक ये स्काई मेंशन अलायंस सिर्फ लक के ऊपर डिपेंड करके खुद को सरवाइव नहीं करवा रहा था। और खास करके जब ये सारे दाओशेंग लेवल का लीडर वो हो जिसने हॉलिप सोल के चीफ को हरा दिया है, ये तो काफी बड़ी बात है। और ये सारे न्यूज को सुनने के बाद सेंट्रल फ्लेस के लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज भी हो जाते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये बैटल का खत्म होने के बाद सेंट्रल फ्लेस का हर एक बंदा समझ चुका था ये स्काई मेंशन अलायंस की रेपुटेशन बहुत ही जल्दी आसमान को छूने वाली है। और जब भी ये ग्रैंड बैटल की बातें होंगी, लोगों के चेहरे रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन से भरे होंगे। और इधर आधे महीने तक ये पूरा स्काई मेंशन अलायंस ये जीत को सेलिब्रेट करने लगता है। और अलायंस के सारे मेंबर्स, जिनके अंदर आउटर साइड के मेंबर भी शामिल हैं, वो जब बाहरी लोगों से बात करते हैं तो फिर वो लोग भी अपना सीना चौड़ा करके चलते हैं, क्योंकि उनके सीने में जो प्यास था वो स्काई मेंशन अलायंस को बिलोंग करता था। लेकिन गाइस जैसे ही ये बातें फैलती है, इस सेंट्रल फ्लेस की ओवरलॉर्ड की पोजीशन को चेंज करने वाला इंसान शोयान को भी कोई नहीं भूलता। अब शोयान को सब डिवाइन ह्यूमन समझने लगते हैं, और जैसे ही ये बातें शोयान के कानों तक पहुंचती है, वो बिल्कुल भी कुछ रिएक्ट नहीं करता। और अभी के लिए अलायंस के सारे मेंबर आंखें बूंद कर शोयान के ऊपर ट्रस्ट करने लगे थे, और दिन ब दिन शोयान के लिए अलायंस के अंदर के मेंबर्स का रिस्पेक्ट बढ़ने लगता है। और भले ही अभी के लिए नॉर्मल एक्सपर्ट्स बहुत
बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन पीक एक्सपर्ट्स उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते क्योंकि उनको सही से पता था भले ही ये चीज उनके अलायंस के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, लेकिन ये पीक के लेवल को पोजेस करने के बाद उनके खिलाफ हॉल ऑफ सोल के तरफ से और भी ज्यादा स्कीम्स लॉन्च होने वाले हैं। और वैसे भी पास्ट में हॉल ऑफ सोल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन जिस तरीके से वो लोग काम करते थे इसी चीज की वजह से उनके खिलाफ कोई भी रिएक्ट नहीं करता था। लेकिन वहीं पर स्काई मेंशन अलायंस को बने हुए काफी कम टाइम हुआ होता है, उसके साथ इनका ग्रोथ बहुत कम टाइम में भी हुई है, जिसकी वजह से सेंट्रल फ्लेस के कुछ पुराने फ्रैक्शंस ये स्काई मेंशन अलायंस के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग जरूर करेंगे। और वैसे भी स्काई मेंशन अलायंस और हॉल ऑफ सोल का फंडामेंटल बहुत अलग है, और हॉल ऑफ सोल के बंदे जो भी करते थे वो काफी ज्यादा रूथलेस होता था, और ये लोग पूरे तरीके से सारे फ्रैक्शंस को इग्नोर किया करते थे। और अगर उनके पास हैन क्लैन का सीक्रेट सपोर्ट नहीं होता तो फिर बाकी के फ्रैक्शंस एक दूसरे के साथ मिलके इनको दबा लिया होता। और अब क्योंकि स्काई मेंशन अलायंस आगे आकर अभी के लिए सेंट्रल फ्लेस का ओवरलॉर्ड का टाइटल अपने ऊपर ले लिया है, तो फिर वो अब नेचुरली हॉल ऑफ सोल के अप्रोच को अपना नहीं सकते। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए वो लोग हॉल ऑफ सोल के खिलाफ ज्यादा कुछ स्कीम नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पीछे हैन क्लैन जैसी पावरफुल फ्रैक्शंस की हाथ नहीं है। इसी वजह से जैसे ही ये बिग बैटल खत्म होता है अलायंस के कुछ एल्डर्स ऑर्डर दे देते हैं अलायंस का कोई भी मेंबर बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी एरोगेंट बिहेव नहीं करेगा, और हम सबको यूजुअल तरीके से सेंट्रल फ्लेस के लोगों के साथ बर्ताव करना है। और जो जो ये ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे उनको क्लैन से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब जब पनिशमेंट इतना ज्यादा हार्श होती है तो ये बड़ी से बैटल को जीतने के बाद सारे लोगों के नजरों में अलायंस बहुत शांत होती है, और जिसके वजह से ऐसा कोई भी मामला नहीं फैलता जो कि स्काई मेंशन अलायंस के खिलाफ हो, जिसके वजह से अब लोग स्काई मेंशन अलायंस को काफी हाई रिकॉर्ड में रखने लगते हैं। और भले ही स्काई मेंशन अलायंस ने हॉल ऑफ सोल को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन तब भी हॉल ऑफ सोल जिंदा है, और तो और उनका कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, जिसके वजह से हॉल ऑफ सोल की बुरी नजरें स्काई मेंशन अलायंस के ऊपर टिका हुआ था। दरअसल वो नजर गड़ा के बैठे थे स्काई मेंशन अलायंस के कोई गलती के ऊपर, और जैसे ही ये स्काई मेंशन अलायंस के बंदे कुछ भी गलती करेंगे ये फटाक से उनकी गलतियों के ऊपर बैकफायर कर देंगे। अब जब सेंट्रल फ्लेस के कुछ पुराने फ्रैक्शंस देखते हैं स्काई मेंशन अलायंस इतना कामली आगे बढ़ रहा है, वो लोग भी स्काई मेंशन अलायंस के साथ हाथ मिलवा लेते हैं। और ये लोग पहले से हैन क्लैन को डरते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कभी भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन अब जब स्काई मेंशन अलायंस अचानक से आकर हॉल ऑफ सोल को दबा दिया है तो वो लोग नेचुरली स्काई मेंशन अलायंस का साथ देने आए हैं। और भले ही स्काई मेंशन अलायंस को ज्वाइन करने के लिए एक्सपर्ट्स भर भर के आ रहे थे, लेकिन स्काई मेंशन अलायंस रैंडम तरीके से फ्रैक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करती, और स्काई मेंशन अलायंस सिर्फ वही फ्रैक्शंस को एक्सेप्ट करता है जिनका स्ट्रेंथ हायर हो और उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता हो। अब इसी शानदार ऑब्जर्वेशन प्रोसेस की वजह से अलायंस की पावर फिर से बढ़ने लगती है। अब सीन चेंज होकर आता है फॉलन स्टार ड्यूलम के अंदर, जहाँ पर एक झरना के पास एक पत्थर के ऊपर बैठकर शोयान अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। और जब जब ये झरने के पानी शोयान के 10 मीटर के दायरे पर आता था ये पानी अपने आप ही पीछे चला जाया करता था। अब शोयान जो कि इतने दिनों से आंखें बंद कर बैठा था वो अब अपनी आंखों को खोलकर अपने हाथों के तरफ देखने लगता है, और उसके हाथ में होता है एक आधे इंच का ब्लैक कलर का बीड, और ये बीड बहुत ही ज्यादा डार्क ब्लैक होल के जैसा था। और कोई अगर ये बीड के अंदर ज्यादा टाइम तक देखेगा ऐसा लगेगा उसकी सोल भी इसके अंदर ऑब्जर्व हो रहा हो। और गाइस मैं आप सबको बता दूं फॉलन माउंटेन रेंज में जो बैटल हुआ था अभी के लिए उसको 3 महीने हो चुके थे, और ये 3 महीने के दौरान भले ही सेंट्रल फ्लेस और स्काई मेंशन अलायंस बहुत एक्टिव हो, लेकिन शोयान अपना शांति से बैठकर ट्रेनिंग कर रहा होता है। और इन 3 महीने के दौरान शोयान का स्ट्रेंथ इनिशियल 5 स्टार दाओशिंग पर स्टेबलाइज हो चुका था। अब ये ट्रेनिंग के बाद ही शोयान को समझ में आता है जब तक उसे कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तब तक दाओशिंग क्लास में खुद के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और भले ही इस 3 महीने के ट्रेनिंग के दौरान उसका स्ट्रेंथ ना बढ़ा हो, लेकिन तब भी उसको एक एक्सेप्शनल फायदा मिला था, और ये फायदा आया होता है लिटिली से। और ये तब मिला था जब लिटिली ने नाइटी डिवॉरिंग फ्लेम को निकल लिया था। और वैसे भी कहा जाता है नाइटी डिवॉरिंग फ्लेम
किसी भी चीज को डिवोर कर सकता है और ये उस एनर्जी या फिर डाउकी को भी ऑब्जर्व कर सकता है जिसे नॉर्मली लोग ऑब्जर्व ना कर पाए। और ये अजीब सी डिवोरिंग पावर इतना ज्यादा शानदार होती है कि अच्छे भी इससे जेलस फील करने लगे। और जो चीज एक्सपर्ट्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो ये थी कि जब तक कोई नायर्टी डिवोरिंग फिल्म की फिल्म सेट को रिफाइन कर लेता है तब उसके पास एबिलिटीज आ जाती है कि वो ट्रू नायर्टी डिवोरिंग फिल्म को हासिल कर सके। और भले ही ट्रू नायर्टी डिवोरिंग फिल्म के साथ ये डिवोरिंग फिल्म सूट को कंपेयर ना किया जा सके, लेकिन ये ट्रेनिंग के टाइम पे बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। लेकिन इधर शोयान के काफी टाइम तक ऑब्जर्वेशन के बाद उसे पता चलता है कि जब लिटिली ने नायर्टी डिवोरिंग फिल्म के फिल्म सूट को फॉलो किया था उसके बॉडी के अंदर एक ब्लैक कलर का बीड बन चुका है और उसके अंदर एक डिवोरिंग पावर भी मौजूद हो गया है जो किसी की भी सोल को निगल सकती है। अब इसी डिवोरिंग पावर वाली ब्लैक बीड को हासिल करने के बाद शोयान का दिल एकदम गार्डन हो जाता है और उसे सही से पता था अगर वो इस डिवोरिंग एबिलिटीज को हासिल कर लेता है तो फिर बिना किसी डाउट के वो जब भी ट्रेन कर रहा होगा उसका ट्रेनिंग और भी ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। लेकिन इसी टाइम के दौरान शोयान को एक टेरिएबल चीज मालूम पड़ता है जो होता है अगर शोयान ये ब्लैक बीड को लगातार अपने बॉडी के अंदर रखता है तो फिर ये ब्लैक कलर का बीड धीरे धीरे उसी के ही सारे डाउकी को ऑब्जर्व कर लेगा। और तो और जब ये ब्लैक बीड शोयान के डाउकी को ऑब्जर्व कर रहा था शोयान सेंस करता है कि उसकी डाउकी के साथ साथ उसका लाइफ फोर्स भी जा रहा है। और अभी के लिए शोयान को पता चलता है ये डिवोरिंग फ्लेम सिर्फ जिस चीज को ऑब्जर्व करती है वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा इम्प्योर थी और इस डिवोरिंग पावर के वजह से वो इम्प्योरिटीज उस एनर्जी में मिल जाती है। अब ये सिचुएशन को जानने के बाद शोयान का फेस एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है। अब वो समझ पाता है ये चीज बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है और यूजलेस भी। अब शोयान कहता है ये डिवोरिंग पावर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जो इंसान इस चीज को हासिल करेगा उसके लिए ये वरदान कम श्राप ज्यादा है। अब शोयान ये बीड को दोबारा से अपने स्टोरिंग में बस रखने ही वाला होता है उसके हाथ में से लिटिली बाहर आ जाता है। अब लिटिली की छोटे हाथ उस बीड को पकड़ते हुए डिजायर सिर्फ आवाज में कहता है ईवा प्लीज इसे मुझे दे दो। ये बोलते ही वो उस ब्लैक लस्टर को हक कर लेता है और अभी के लिए उसके मुंह से सलाइवा नीचे गिर रहा होता है। और गाइस मैं आप सबको बता दूं स्टार्टिंग से ही ये लिटिली का नजरे ये ब्लैक सिर के ऊपर था लेकिन शोयान ही इसके ऊपर कब्जा करके बैठा था जिसकी वजह से लिटिली को एक्शन लेने का मौका नहीं मिला। और जब वो देखता है शोयान फाइनली इसके ऊपर से गिव अप कर रहा है तो उसने फटाक से अपीयर होकर ये ब्लैक सिर के ऊपर झपट्टा मार दिया। और इधर लिटिली को ऐसे अपीयर होते हुए देख शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब वो मनी मन सोचता है शायद लिटिली का इंटेलिजेंस बहुत ही स्पीडली बढ़ रहा है क्योंकि शोयान के लिए ये पहली बार है जब वो पहली बार लिटिली का क्यूट वॉइस को सुन रहा है और पहली बार लिटिली शोयान को कोई चीज का रिक्वेस्ट कर रहा है। अब ये सुनने के बाद शोयान अपने बाहें सिकोड़ कर कहता है इस चीज को अपने पास रखना सही नहीं है। हालांकि ये चीज डिवोरिंग पावर को पोजेस करती है लेकिन ये दोस्त है या फिर हमारा दुश्मन है ये पता नहीं है। और तो और ये चीज लाइफ फोर्स को भी डिवोर कर सकता है तो जो भी इसे अपनी बॉडी के अंदर रखेगा धीरे धीरे वो कमजोर होता जाएगा। ये सुनकर लिटिली अपने सर को हिलाते हुए कहता है प्लीज इसे मुझे दे दो। ये बोलते ही वो अपनी बॉडी से पिंक लाइट को बाहर निकाल कर ये ब्लैक क्लस्टर को अपने अंदर छुपा लेता है। फिर उसके बॉडी के साथ वो ब्लैक क्लस्टर मर्ज हो जाता है। अब लिटिली के इस एक्शन को देखकर शोयान सरप्राइज तो होता है लेकिन वो लिटिली को रोकता नहीं है क्योंकि उसे पता है हालांकि लिटिली बस एक फायर स्पिरिट है बट जब बात होती है डेंजर की तो फिर उसके सेंसेस बहुत पेनी है और अगर ये ब्लैक बीड उसके लिए सच में हार्मफुल होता तो फिर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। अब देखते देखते वो ब्लैक बीड लिटिली के बॉडी से बहुत ही स्पीडली मर्ज होने लगता है। अब जिस पल ये ब्लैक बीड पूरी तरीके से लिटिली के बॉडी से मर्ज हो जाता है उसके अंदर से अजीब सा फ्लेम बाहर आता है। अब वो चीज
एलिस जैसे ही ब्लैकबीट से बाहर आता है वो लिटिली के फोरहेड की तरफ आने लगता है। अब जिस पर लिसा अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ था शोयान इसे फटाक से नोटिस कर देता है क्योंकि वो दोनों मेंटली जुड़े हुए हैं। लेकिन वो देखता है उसके लिटिली के फेस में इस चेंज की वजह से कोई भी पैनिक या टेंस्ड एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है। और इस टाइम के दौरान धीरे धीरे लिटिली वो ब्लैक क्लस्टर के परकच्चे उड़ा दिए थे और फाइनली वो फ्लेम धीरे धीरे करके लिटिली के अलग अलग पार्ट में जाकर समा जाते हैं। अब जैसे ही लिटिली पूरे तरीके से ये ब्लैक क्लस्टर को स्पैलो कर देता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर आसपास प्रेजेंट हुए सारे के सारे एनर्जी को अपने हथेली के ऊपर इकट्ठा कर देता है, जिसके चलते वो काफी फास्टली उसे 5 कलर क्रिस्टल में ट्रांसफर कर देता है। और इस क्रिस्टल को लिटिली ने फटाक से स्पैलो कर दिया था। अब ऐसे सीन को देखकर शोयान सरप्राइज हो जाता है और इधर लिटिली जैसे ही ये इनप्योर क्रिस्टल को ऑब्जर्व करता है तो फिर ये एनर्जी कई अलग अलग एनर्जी बीस्ट में बदल के बिना कोई रीजन के शोयान के बॉडी के अंदर अपीयर होते हैं। अब ये नोटिस करके शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन काफी टाइम के बाद उसके दिमाग में एक चीज आता है जिसके चलते वो ये सारे मॉन्स्टर्स को प्योर एनर्जी में रिफाइन करके अपने बॉडी के अंदर डाउकी के जैसा ऑब्जर्व करने लगता है। उसके बाद ये एनर्जी उसके डाउकी के अंदर पूरे तरीके से समा जाता है। अब ऐसी चीज को नोटिस करके शोयान कहता है ये छोटा लिटिली मुझे अपनी एनर्जी वापस दे रहा है। और अब लिटिली भी वो क्रिस्टल को स्पैलो करने के बाद उसका पिंक लाइट थोड़ा सा डार्क हो जाता है और अभी के लिए शोयान ये भी नोटिस करता है लिटिली पहले से थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो गया है। ये देखकर शोयान मन ही मन कहता है दरअसल लिटिली अकेले खुद को ट्रेन भी कर सकता है। अब शोयान मन ही मन बात करने लगता है सच में वो नाइट डिवाउरिंग फ्लेम सीड ने लिटिली को आसपास की एनर्जी को ऑब्जर्व करने की पावर दे दी है, जिसके चलते वो कोई इंसान की तरह स्ट्रॉन्ग हो सके। और अगर ये सच में होता रहता है तो फिर इन फ्यूचर लिटिली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और ऊपर से अभी के लिए शोयान लिटिली के स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से अपने बॉडी के अंदर भी एनर्जी को बढ़ते हुए देखता है और साफ तौर पे उसे लगता है अभी के लिए उसको एक फ्री का वर्कर मिल गया है। और शोयान की ये फ्री वर्कर को पता नहीं होता थकान, कंप्लेन करना, आखिर ये सारी चीजें होती क्या है। अब शोयान लिटिली के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है लगता है इस बार मुझे ये ब्लैक फ्लेम क्लस्टर से अच्छा रिजल्ट मिल गया। अब जब शोयान खुश हो ही रहा होता है उसके साइड में प्रेजेंट हो जाते हैं मास्टर याओलाओ। अब मास्टर याओलाओ को देखकर शोयान हवे में चलते हुए उनको पूछता है क्या अलायंस में कोई परेशानी हो गई है या फिर हॉल ऑफ सोल ने कोई एक्टिविटी दिखाई है। ये सुनकर मास्टर याओलाओ कहते हैं अभी के लिए सब कुछ ठीक है। और जहाँ तक बात रही हॉल ऑफ सोल की तो फिर उनके सारे ब्रांच हॉल जिनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उन सारे ब्रांच हॉल को हॉल ऑफ सोल ने शिफ्ट कर लिया है कोई और जगह पर। शायद उन्हें डर है कहीं हम उनके ब्रांच हॉल पे हमला करके उनके ब्रांच हॉल को ही डिस्ट्रॉय ना कर दें। ये सुनकर शोयान कहता है क्या शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन ऐसा क्यों। और मुझे अभी के लिए ये हॉल ऑफ सोल के सारे एक्शंस बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल लग रहे हैं क्योंकि जैसा उनका कैरेक्टर है वो स्काई मेंशन अलायंस के हाथों से ऐसे ह्यूमिलेशन को सहन नहीं कर सकते। ये सुनकर मास्टर याओलाओ कहते हैं मुझे भी लगता है यहाँ पर कुछ गलत है और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये हॉल ऑफ सोल कोई स्कीम कर रहा है, वरना वो इतने सालों से सोल्स को इस तरीके से इकट्ठे नहीं कर रहे होते। हालांकि मुझे नहीं पता इन लोगों का प्लान क्या है, लेकिन अगर हॉल ऑफ सोल को इसे कंप्लीट करने दे दिया गया तो फिर ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होने वाली। और वैसे भी इस मैटर के बारे में पता लगाने के लिए मैंने कुछ स्पाई को डिस्पैच किया है। उम्मीद है कि वो लोग कुछ जानकारी इकट्ठा कर पाए। ये सुनकर शोयान मन ही मन सोचने लगता है हालांकि मैं अभी के लिए 5 स्टार डाउशिंग हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी मेरे अंदर उतना एबिलिटीज नहीं है कि मैं अकेले जाकर अपने पिताजी को रेस्क्यू करके ला पाऊँ। और वैसे भी मेरे एंसेस्टर शाओजुआन का स्ट्रेंथ जब 9 स्टार डाउशिंग पर पहुँच गई थी फिर भी उन्हें हॉल ऑफ सोल के हाथों से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो मेरा 5 स्टार डाउशिंग स्ट्रेंथ कुछ बड़ी कमर्शियल क्रिएट नहीं कर सकता। अब शोयान मन ही मन बड़बड़ाने लगता है और वैसे भी मेरे अभी के स्ट्रेंथ के साथ मेरे पास अब कोई भी शॉर्टकट नहीं बचा है जिसके चलते मैं स्पीडली अपनी स्ट्रेंथ को राइज कर सकूं। और अभी के लिए तो मैंने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल कर लिया है और सेकंड रैंक की हेवनली फ्लेम नाइट डिवाउरिंग हेवनली फ्लेम वो हान क्लान के पास है, तो वो भी मेरी किस्मत में नहीं है। और जहाँ तक बात रही हेवनली फ्लेम की फर्स्ट रैंक हेवनली फ्लेम की, उसके बारे में आज तक कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं जानता
पता, ना ही उसका नाम भी सुना है, तो मुझे अब शायद और हेवनली फ्लेम के बारे में भूलना होगा। अब शोयान फटाक से अपनी ताओशी एंशिएंट गॉर्जेट को निकालता है, जिसके ऊपर उसका पिताजी का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट था और जिसके ऊपर हान क्लान की नजरें हैं। अब शोयान को ये ताओशी एंशिएंट गॉर्जेट को इससे बाहर लाते हुए देख साइड में प्रेजेंट हुए मास्टर याओलाओ सरप्राइज होते हुए शोयान को बोलते हैं, क्या हुआ बेटा? ये सुनकर शोयान कहता है, मास्टर, मैं अपने पिताजी को अभी भी नहीं भूला हूँ। एक बार बस मेरे पास हान क्लान से जीतने का पावर आ जाए, मैं अपने पिताजी को रेस्क्यू कर लूंगा। और वैसे भी ये ताओशी एंशिएंट गॉर्जेट ताओशी एंशिएंट गॉड से रिलेटेड है, लेकिन ये जेड की पीस के 8 हिस्से करे गए हैं और इन सबको इकट्ठा करना इम्पॉसिबल है। लेकिन एक मिनट, जिस माग्मा वर्ल्ड पर मैं मास्टर टियानहुई से मिला था, आई मीन जियानान एकेडमी का अंडरग्राउंड का माग्मा एरिया, वहाँ पर गहराइयों में मुझे अचानक इस ताओशी एंशिएंट गॉर्जेट में से कुछ एक्टिविटीज सेंस हुआ था और वो चीज सच में एक मिस्ट्री थी। अब मन ही मन सोयान सोचने लगता है उस माग्मा के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसको कि माग्मा के अंदर के फिरोसियस क्रिएचर उसे गार्ड कर रहे हैं और वो इनर एकेडमी का माग्मा वर्ल्ड। मुझे लगता है मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मुझे उस जगह को विजिट करना चाहिए। अब शोयान को ऐसी गहरी सोच में जाते हुए देख मास्टर याओलाओ शोयान के सामने एक बीस्ट स्क्रोल को अपीयर करते हुए कहते हैं, ये मैसेज 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के साइड से आया है और ये स्पेशली तुम्हारे लिए है। ये सुनकर शोयान सरप्राइज होते हुए कहता है, याओ मिंग। अब वो फटाक से वो स्क्रोल को पकड़कर ओपन कर देता है। अब वो देखता है उस मैसेज में लिखा हुआ है, डीमन फोनिक्स क्लैन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और 9 सरिंग स्प्रिंग के नीचे से एक अनयूजुअल एक्टिविटी बाहर आ रही है। अब इस चीज को पढ़ने के बाद शोयान एकदम से गुस्से में आ जाता है, जिसके वजह से उसके पीछे प्रेजेंट हुआ वो झरना भी थम जाता है। अब वो चिल्ला कर कहता है, काइलिन, अब मुझे काइलिन के लिए 9 सरेन पाइथन ट्राइब पर जाना होगा। अब मास्टर याओलाओ को जैसे ही 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन की हालत के बारे में पता चलता है, वो भी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें सही से पता था शोयान और 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के बीच में कैसा रिलेशन है। और तो और उससे भी जरूरी है मेड्यूसा, जो कि 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की 9 सरेन स्प्रिंग में अभी के लिए रिट्रीट कर रही है। अब मास्टर याओलाओ कहते हैं, लेकिन ये हेवन फोनिक्स डीमन ट्राइब आखिर क्या करना चाहते हैं? अब ये सुनने के बाद शोयान मास्टर याओलाओ को कहता है, मैंने आखिरी बार हेवन फोनिक्स डीमन ट्राइब का फ्यूचर ट्राइबल चीफ को और उसके कुछ दाओशेंग के वॉरियर को कैप्चर कर लिया था और वैसे भी इन लोगों के साथ मेरा पुराना दुश्मनी है और इनके पावरफुल बंदों को मैंने कैप्चर करके हॉस्टेजेस की तरह यूज किया था, जिसके वजह से हेवन फोनिक्स डीमन ट्राइब एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के मामले में टांग नहीं अड़ाता। लेकिन अब शोयान समझ नहीं पाता, जब ऑफेंड मैंने किया तो फिर ये हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन के पीछे क्यों पड़ रहा है? अब ये सुनकर मास्टर याओलाओ कहते हैं, भले ही चाहे ये डेमन फोनिक्स ट्राइब कितना भी पावरफुल हो, हमारे अलायंस के सामने ये बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। ये सुनकर शोयान कहता है, नहीं, हमें इस मामले में अपने अलायंस को नहीं घुसाना चाहिए और वैसे भी मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं इन सब के साथ डील कर दूंगा। और अब क्योंकि अलायंस को हमने अभी अभी स्टेबलाइज किया है, तो अगर हम हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब के साथ फालतू में फाइट करेंगे तो फिर इस मौके का फायदा हॉल ऑफ सोल के बंदे उठा सकते हैं। तो मैं अपने साथ लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगलिन को लेकर बीस्ट रीजन निकलता हूँ। ये सुनकर मास्टर याओलाओ और भी ज्यादा चिंता होकर बोलते हैं, बस तुम तीनों? लेकिन ये हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब कोई ऑर्डिनरी फ्रैक्शन है नहीं और ऊपर से बीस्ट रीजन उनका मेन कैंप है। और भले ही तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ चुका हो शोयान, लेकिन बेसिकली तुम्हें वहाँ पर अकेले जाना मूर्खता से भरा स्टेप होगा। ये सुनकर शोयान कहता है, रिलैक्स, मेरे अभी के स्ट्रेंथ के साथ कॉन्टिनेंट में ऐसी बहुत कम जगहें रह गई हैं जहाँ पर मैं अपनी मन मर्जी से ना जा सकता हूँ। ये सुनकर मास्टर याओलाओ कहते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ क्यों ना तुम अपने साथ पिल टावर के अनसेंस्टर को ले जाओ। ये सुनकर शोयान कहता है, अभी के लिए हमारे फ्रैक्शन के ऊपर सबका नजरें हैं और तो और पिल टावर के लिटिल अनसेंस्टर को घूमना बहुत पसंद है, तो उनको इजीली
इजीली ढूंढ पाना मुश्किल है और ऊपर से अलायंस पर कोई ऐसा एक्सपर्ट मौजूद होना चाहिए जो एनर्जी को प्रोसेस करता हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो फिर मैं सिर्फ वो लिटिल एंसेस्टर के ऊपर ही डिपेंडेबल हो पाऊंगा। तो टीचर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरी अभी की स्ट्रेंथ के साथ अगर मैं 6 स्टार डाउशिंग वॉरियर के साथ भी मिलता हूँ, मैं उसको ना हराते हुए भी उसके चंगुल से बच के निकल सकता हूँ। और तो और ये फिनिक्स ड्राइव की स्ट्रेंथ वहाँ तक पहुँच नहीं है। अब शोयान को इसे जिद पे अड़ते हुए देख मास्टर याओलाओ और ज्यादा कुछ नहीं कहते। वो अब चुपचाप से शोयान से पूछते हैं तो फिर तुम कब निकलने वाले हो। ये सुनकर शोयान कहता है इस मैटर को और डिले नहीं किया जा सकता, मैं अभी के अभी निकलने वाला हूँ। और वैसे भी कायलिन को रिट्रीट पर गए हुए काफी टाइम बीत चुका है, अब मुझे भी उसका चिंता होने लगा है, तो मुझे इस बारी उसकी कंडीशन को भी चेक करनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद मास्टर याओलाओ कहते हैं वो सब तो ठीक है लेकिन तुम केयरफुल रहना। उसके बाद शोयान अपने सर को हाँ में हिलाते हुए उड़ते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगलिंग को ढूंढकर वो तीनों ही स्पेस को चिर के पूरे स्पीड के साथ बीस्ट रीजन की तरफ चले जाते हैं। तो गाइस आखिर शोयान 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन ड्राइव पे पहुंचकर कैसा खलबली मचाने वाला है और आगे की बैटल कौन से मोड लेने वाली है वो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और गाइस दोबारा से मेड्यूसा की बहुत जल्द एंट्री होने वाली है, तो आप लोग मेड्यूसा की री एंट्री के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट में बताने के साथ साथ ये भी बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आज यूजुअल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।